आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग बात करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इस वीडियो में डील करेंगे। सभी तरह का सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है और आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर लिखना है जिससे कि आप लोगों को फुल मार्क्स आए। बोर्ड में आप एक असर्शन रीजन क्वेश्चन देख रहे हैं। असर्शन में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें लिखा है गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसमें आप ध्यान देना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को छोड़ दो, इसके बाहर जो भी आपको दिखता है जिसको कि हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, वो आपके दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है। अब सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, ठीक है, तो इसका जो कैटायन है यानी कि Ag+ वो इस Cl- से रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट पीपीटी बना सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिएक्शन कैसा होगा, तो ये देखिए कोबाल्ट NH3 SO4 ये हो गया और बाहर में लिखा हुआ है Cl और उसको जब आप रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ तो आप लोग को हम क्या बोले, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये नहीं रिएक्ट करता है। ये जो बाहर में है आयोनाइजेशन स्फीयर ये रिएक्ट करेगा, तो ये Cl इस Ag+ के साथ मिल करके बनाएगा AgCl का व्हाइट पीपीटी। AgCl कलर आप लोग को पता होना चाहिए, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgCl। वहीं अगर यहां पे Cl का जगह Br होता तो AgBr बनता लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और अगर यहां पे आयोडीन होता तो AgI का डार्क येलो कलर का पीपीटी वहां पे फॉर्म करता। ठीक है, तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है यानी कि असर्शन वो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट्स टू गिव Cl- एंड SO4 आयंस। क्लियरली दिख रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप डिसोशिएट करते हैं तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज आप लोगों को दिख रहा है वो डिसोशिएट नहीं करता, ये स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ रहता है। मतलब ये जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो ये क्या बनाएगा वो हम बना देते हैं यहां पे, CONH3 SO, ये बनाएगा कैटायनिक फॉर्म प्लस चार्ज, और ये जो Cl- है ये बनाएगा एनायनिक चार्ज। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज आप लोगों को दिख रहा है वो अलग अलग नहीं होता है। तो यहां पे तो कह रहा है कि Cl- भी बनेगा और SO4 भी बनेगा, जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि SO4 तो बना ही नहीं, सिर्फ Cl- बना। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला असर्शन सही और रीजन जो है वो गलत, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन सी। तो ऐसे तो आप देखो खुद ब खुद ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं कि ऑप्शन सी है, बट अगर मान लो यही सवाल असर्शन रीजन में नहीं आता और आपसे कुछ दूसरा तरह का सवाल पूछता है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन देकर के पूछता है कि बताइए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो आप बनाते कि AgCl व्हाइट पीपीटी बनेगा। सेकंड वाले स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज कर देता है कि बोलता है कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स में कि ये डिसोशिएट करने पे कौन सा आयन फॉर्म करेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कैटायन और ये एनायन बनेगा। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा बात हम लोग डील कर लिए इसमें, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O कंपाउंड रिएक्ट्स विद एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन टू yield 2 मोल्स ऑफ AgCl। देखिए फिर से इस सवाल में आपको क्या कह रहा है कि इसका 1 मोल लिया है और जब उसको AgNO3 से ट्रीट कर रहा है तो AgCl कितना मोल बनाए, तो AgCl बनाए 2 मोल। मतलब कि 2 क्लोराइड आयोनाइजेशन स्फीयर में होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए 2 क्लोराइड। ठीक है, तभी ये वाला फॉर्म हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि किसमें आप किस वाले ऑप्शन में आपको 2 क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है। तो मेरे को तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, जिसमें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 क्लोराइड है, टोटल 3 क्लोराइड में से 1 क्लोराइड अंदर है और 2 क्लोराइड बाहर है। तो इसी का अगर 1 मोल आप लेकर के आएंगे तो AgNO3 के साथ ये दोनों Cl जो बाहर में है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, वो AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाएगा। इस वाले ऑप्शन में एक ही Cl बाहर है, इसमें एक भी Cl बाहर नहीं है, इसमें भी एक भी Cl बाहर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, all the chloride ion present in ionization sphere that is outside that square bracket will react with AgNO3 to form precipitate of AgCl. What is the difference between a complex and a double salt? ठीक है, क्या डिफरेंस होता है भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम दोनों का एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए
डबल सॉल्ट का एग्जांपल देते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। ठीक है, ये वाला एग्जांपल को हम क्यों चुने हैं, क्योंकि यहां पे बाहर में अगर हम 24H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा दें तो इस कंपाउंड का नाम होता है पोटैश एलम। बड़ा फेमस सा कंपाउंड है, आपको एग्जाम में इसका फॉर्मूला लिखने के लिए बोल सकते हैं, ये पोटैश एलम का फॉर्मूला है। खैर, डबल सॉल्ट में ये नहीं भी दिया रहेगा तो भी चलेगा, 24H2O इसमें एब्सेंट भी रह सकता है, ये वाला फॉर्म भी अगर देगा तो भी चलेगा। तो ये एग्जांपल हो गया डबल सॉल्ट का। दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, K4FeCN होल 6। दिस कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपको कह रहा है कि इन दोनों में आप डिफरेंस बताओ एक, कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब आप एक डबल सॉल्ट को, हम यहां क्या ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं सो दैट कि प्रॉपर्ली समझ में आए। ये जो डबल सॉल्ट है, इसको अगर आप पानी में डालोगे H2O एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये सिर्फ सिंपल आयंस फॉर्म करेगा। सिंपल आयंस का मतलब यहां पर K+ बन जाएगा, ये पूरा ब्रेक कर जाएगा K+ और सल्फेट में, ये ब्रेक कर जाएगा Al3+ और सल्फेट में, एंड यू विल फाइंड K+ over here and Na+, sorry, Al3+ एंड सल्फेट SO4 2-। ये आयंस आपको मिलेगा अगर आप इस डबल सॉल्ट को पानी में डालते हो। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो क्या होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, इसके अंदर में कोई भी चीज अलग अलग नहीं होता, डिसोशिएट नहीं होता है, ये पोटेशियम अलग हो जाएगा। सो यू विल फाइंड पोटेशियम बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस आप कर लेना K+ और ये स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ रहेगा। यहां पे बैलेंस करना है इसलिए थोड़ा जरूरी है, 4 है ना, तो ये 4 लगाएंगे तो 4 कैटायन है, तो इस पे ओवरऑल 4- चार्ज आ जाएगा। FeCN होल 6 4-। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे, डिसोशिएट करोगे, तो वो सारा सिंपल सॉल्ट नहीं बनेगा। दिस K+ इज अ सिंपल सॉल्ट, बट द स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल चीज है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंदर में आप देख रहे हैं कि ये Fe2+ वाले फॉर्म में भी, Cn- वाले फॉर्म में भी, तो उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। और सिंपल सॉल्ट क्या हो गया, बेसिक सा कोई मेटल का आयन हो गया, या फिर एनायन के फॉर्म में सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सब सिंपल आयंस होता है। और ये वाला जो आयन आपको दिख रहा है, ये सिंपल आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो डिफरेंस आप यहां पे लिख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। You can write that when a double salt is dissolved in water, it forms only simple ions, but when a complex salt is dissolved in water, it forms at least one complex ion. यहां पे हम इसको लिख देते हैं, this is called complex ion. When a complex salt is dissolved in water, it forms at least one complex ion. ये आप डिफरेंस लिख दो, और साथ में ये जो एग्जांपल हम यहां पे दिए, इस एग्जांपल को वहां पे एक्सप्लेन करके लिख दो, you'll get full marks. ठीक है, तो ये पूरा चीज आपको एक्सप्लेन करके वहां पर लिखना होगा। The oxidation number of cobalt CO in this complex is, see, ये वाला कॉम्प्लेक्स हम यहां पे बना देते हैं, CO यहां पे लिखा हुआ है En thrice, और ये यहां पे 2 SO4 होल थ्राइस। परफेक्ट। ये En क्या है, En इज इथिलीन डाइअमीन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इथिलीन डाइअमीन का, CH2 और यहां पर NH2 दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमीन, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग En। तो ये En का फोटो इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, आयन नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर रहे होंगे तो En में पुट करेंगे 0, कोबाल्ट का मान लो है X, ठीक है, और सल्फेट का, एक सल्फेट का आप लोग को पता है कितना होता है, -2, तो यहां पे 3 सल्फेट है तो यहां पे हो गया -6, और कोबाल्ट अगर X माने तो यहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में 2 लिखा हुआ है। सो बेसिकली यू कैन राइट दैट 2 into x -6 is equals to 0, that gives rise to x is equals to +3, यानी कि इस केस में कोबाल्ट का जो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन का एज सच कोई रोल नहीं है, आपको बस सही आंसर निकालना है। अगर किसी को ऐसे ही दिख रहा है वहां पे सॉल्व करके, तो हम बहुत डिटेल में सॉल्व कर दिया है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए तो भी ये समझ में आ जाए, बट अदरवाइज कोई अगर डायरेक्टली वहां पे बना सकता है तो वेल एंड गुड। विच द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चिलेट कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन,
ये फिर से वैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो अगर किसी को डायरेक्टली आंसर आता है तो वो टिक कर सकता है, बट अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम बताते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? चिलेशन का मतलब होता है एक रिंग फॉर्मेशन। जैसे देखो, अगर कोई एक मेटल है, सेंट्रल मेटल, और वो किसी बाइडेंटेट लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब एक ऐसा लिगेंड जो सेम सेंट्रल मेटल के साथ साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। वैसा जैसे ये जो C2O4 है, इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं इसको। यहां पे O- हो गया और फिर यहां पे O- डबल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ C2O4 यानी कि ऑक्सलेट आयन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेम सेंट्रल मेटल के साथ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो दिस ऑक्सलेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन, और ये एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो क्योंकि वो सेम सेंट्रल मेटल के साथ साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से आपको दिख रहा है बीच में एक रिंग फॉर्मेशन हो गया, बीच में एक रिंग बन गया है, और इसी रिंग फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं चिलेशन। दिस रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। सो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा विथ मेटल आयन, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, बिकॉज C2O4 ऑक्सलेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और कहीं भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड आएगा तो वो चिलेशन करेगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड का है, मतलब कि वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये ऑक्सलेट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एड ऑन इंफॉर्मेशन के लिए हम आप लोग को बता दें कि अगर कहीं पर इथिलीन डायमीन लिखा होगा, शॉर्ट में बोलते हैं उसको EN, ठीक है। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, CH2 NH2 ये भी एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसमें कि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सेम सेंट्रल मेटल के साथ ऐसे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे C2O4 के जगह इथिलीन डायमीन या EN लिखा हुआ होता तो वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। तो हो सकता है कि आप जब एग्जाम लिखोगे तो उस तरह का ऑप्शन चेंज भी हो जाए। The coordination number of Cr in this complex is, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि वो जो सेंट्रल मेटल है, यहां पे क्रोमियम है, वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ। जितना भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाएगा डिफरेंट लिगेंड्स के साथ में, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो OX लिखा हुआ है, दिस OX इज नथिंग बट C2O4 ऑक्सलेट का शॉर्ट फॉर्म है, और ये ऑक्सलेट जो है वो है एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड। दिस ऑक्सलेट इज अ टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, जो कि एक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा ऑक्सलेट दो है, तो ये दो मिल करके टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना दिया? 4। और क्लोराइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो दो क्लोराइड मिल करके कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। तो कुल मिलाकर के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्लोराइड के साथ और 4 बनेगा ऑक्सलेट के साथ, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय क्रोमियम विद द गिवन लिगेंड्स ये है 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स, अब ये बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। इस केस में जो लिगेंड है वो है EN। EN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन डायमीन। EN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन डायमीन, और इथिलीन डायमीन एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो एग्जाम में आपको दिख रहा होगा बाइडेंटेट लिगेंड का सवाल पूछा है, आपका नॉलेज चेक करने के लिए। इथिलीन डायमीन एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है। एक इथिलीन डायमीन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पे 3 इथिलीन डायमीन है, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बी 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस केस इज 6। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां जो CO लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो ऑब्वियसली निकेल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। इस तरह के एमसीक्यू के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट हो रहा है और आप आगे बढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाई? देखो वैसे इन दोनों केस में आंसर बहुत सिंपल सा है। इन दोनों केस में आपको दिख रहा है कि ये जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें EN लिखा हुआ है। EN का मतलब होता है इथिलीन डायमीन। EN इज इथिलीन डायमीन, जो कि एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या करता है?
दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, और बाइडेंटेट लिगेंड चिलेशन करता है, यानी कि सेम सेंट्रल मेटल के साथ एक रिंग फॉर्मेशन कर देता है। चिलेशन के वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो आप पहले आंसर दे दो। COEN होल थ्राइस 3+ इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द गिवन टू। और Y का रीजन क्या हुआ? बिकॉज EN फुल फॉर्म लिख लेना, इथिलीन डाइअमीन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और चाहो तो उस इथिलीन डाइअमीन का आप वहां पे स्ट्रक्चर भी बनाओ, चाहो क्या बना ही देना, मार्क्स लूज क्यों करना है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमीन, इसको वहां पे बनाओ और बोलो कि इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड दैट फॉर्म्स that simultaneously forms two coordinate bond with the same central metal, and hence due to chelation this complex becomes more stable। तो इसका आंसर हो जाएगा COEN होल थ्राइस 3+, due to chelation this complex is more stable। Write the formula of the following coordination compound। अब ये IUPAC का सवाल आ गया नाम लिखने का। आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, इसका पहले हम नाम लिखते हैं आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट। तो पहले तो बाहर में आप Fe लिख दो, बिकॉज आयरन लिखा हुआ है, यानी कि आयोनाइजेशन स्फीयर में भी Fe है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, चलो यहां पे एक बार लिख देते हैं हम 3+, ऐसा बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। हेक्सासाइनिडोफेरेट यानी कि FeCN होल 6, ठीक है। और यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है कि कितना है, +2। देखो फेरेट 2 लिखा हुआ है, तो यहां +2 है, CN का मिला करके क्या हो जाएगा -6। तो ओवरऑल इस पे क्या जाएगा, ओवरऑल जाएगा -4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, जब भी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट एनायन होता है तो सेंट्रल मेटल का लैटिन नेम लिखते हैं उसमें हम लोग विथ सफिक्स 8, यानी कि बाहर वाला जो Fe है उसके लिए हम लोग लिखे हैं आयरन, बिकॉज वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। अंदर वाला जो Fe है उसके लिखे हैं फेरेट, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और फिर से ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक एनायन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, तो उसके सेंट्रल मेटल का नाम लोग क्या लिखते हैं, उसका लैटिन नेम लिखते हैं विथ सफिक्स 8। तो इसका नाम लिखे हम लोग फेरेट। Fe 3+ है और ये उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दोनों को मिला करके मेरे को उसका सही सही फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इस 3+ को यहां नीचे भेजेंगे, जो एक बहुत बेसिक सा बच्चा लोग वाला तरीका होता है, और ये 4 को हम यहां पर नीचे भेजेंगे, एंड द फॉर्मूला विल बी Fe4, और यहां पे लिखेंगे FeCN होल 6 और यहां पे 3। क्लियर है? इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इसके नीचे नंबर ऑफ आयंस बन जाएगा, और इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इसका नंबर ऑफ आयंस बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द गिवन compound whose name is iron 3 hexacyanidofferrate 2। फिर से एक IUPAC का क्वेश्चन है, इस बार उल्टा काम है। फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको इसका नाम लिखना है, CrNH3 होल थ्राइस Cl3। सिंपल सा एक कंपाउंड है, लेकिन यहां पे हाँ इसमें कोई आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, जो है बस स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड कौन कौन है, तो लिगेंड NH3 है और Cl है। NH3 के लिए लिखते हैं हम लोग अमीन और Cl के लिए क्लोरिडो। तो A comes before C, so we'll write ट्राई अमीन, अमीन में डबल M लगाते हैं, ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो, ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो, ये लिगेंड का पार्ट हो गया। एंड क्रोमियम, क्रोमियम, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो NH3 का तो 0 होता है, 3Cl का -3, तो Cr कितना हो गया +3। तो क्रोमियम के स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में 3 लिख देंगे, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला कंपाउंड आइसोमेरिज्म का है। द कंपाउंड, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसा आइसोमर है ये। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एक में आप ध्यान से देखिए, ये ब्रोमीन अंदर आ गया है, मतलब कि आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया है, और ये जो सल्फेट पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वो बाहर चला गया आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो ऐसा जब भी होता है तो इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स को जब आयोनाइज करोगे तो जो आयंस बनेगा वो अलग अलग बनना चाहिए। जैसे इसको अगर आप आयोनाइज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो अलग है ही, बट उसमें आयोनाइजेशन वाले पार्ट से Br- निकल करके आएगा, बिकॉज Br जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है।
जबकि इसको अगर आप आयोनाइज करते हैं इसको, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में सल्फेट है और यहां से जो एनायन निकल करके आएगा वो आएगा SO4 तो आप देख रहे क्लियरली दोनों में जो एनायन फॉर्म कर रहा है वो डिफरेंट फॉर्म कर रहा है ऑन आयोनाइजेशन, सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एसर्शन रीजन क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है। एसर्शन में लिखा है लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हम समझाते हैं इस पार्ट को आप लोगों को। एम्बीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि वो है तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि बनाएगा वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ, लेकिन उसमें डोनर एटम एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो बाबू यहां ध्यान दो, कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये Cn- है तो मोनोडेंटेट, लेकिन कार्बन डोनर भी हो सकता है और नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग डोनर साइट ऑफ विच ओनली वन कैन एक्ट एज डोनर एट ए टाइम। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, NO2- N डबल बॉन्ड O और यहां पर O पे माइनस चार्ज। अब इस केस में देखो आप, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी एज ए डोनर काम कर सकता है, ऑक्सीजन भी एज ए डोनर काम कर सकता है, बट दोनों में कोई एक ही काम करेगा एट ए टाइम, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो तो पहला स्टेटमेंट है हां, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड में अगर मान लीजिए दो कंपाउंड है विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक में ये कार्बन डोनर है और एक में ये नाइट्रोजन डोनर है, तो वो दोनों को हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स। हम एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है, FeH2O होल 5 CN और बाहर में एक Cl लगा देते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 5 और Cn के जगह हम लिख देते हैं NC का मतलब हो गया नाइट्रोजन डोनर आइसोसाइनाइड, और ये Cn हो गया कार्बन डोनर साइनाइड और बाहर में Cl। तो ये दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस है कि इस केस में कार्बन डोनर है, इस केस में नाइट्रोजन डोनर है। सो बेसिकली द डिफरेंस इज ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड, कि वो डोनर का एटम बदल गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। दीज टू आर लिंकेज आइसोमर्स। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे, क्योंकि लिंकेज आइसोमर्स डिफर इन द डोनर एटम ऑफ एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो अगर पहला स्टेटमेंट को देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, एम्बीडेंटेट लिगेंड की वजह से ही होता है। सेकंड रीजन जो इसका है, एम्बीडेंटेट लिगेंड लाइक NO2, वेरी नाइस, बिकॉज NO2 का एग्जांपल यहां लिए भी है, हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। परफेक्ट परफेक्ट, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि ये रीजन ही एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज वही एक्सप्लेनेशन पहले आप लोग को हम दिए। सो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। What type of isomerism is shown by this complex CONH3 whole 5 NO2 Cl2? मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहां पे दो तरह का आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो आइसोमेरिज्म ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि यहां पे हम लिखेंगे CONH3 whole 5 और इस NO2 को आप बाहर कर दो और Cl को अंदर कर दो, तो एक Cl यहां पे लिख दिए और बाहर में एक Cl बच गया और एक NO2 बाहर चला गया। अब देख रहे क्या किए, यहां पे दो क्लोराइड था, एक यहां पे नाइट्राइट आयन था, तो एक Cl अंदर चला गया और उसके जगह नाइट्राइट यहां बाहर चला गया। कीपिंग कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, वी कैन चेंज दिस टाइप ऑफ थिंग कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही सेम रहेगा, एक आयनाइजेशन फेज से एनायन अंदर चला जाएगा और अंदर से एनायन बाहर चला जाएगा। अब ये दोनों आइसोमर जो है इसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, बिकॉज आयोनाइज करने पे ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में आपको नाइट्राइट नहीं मिलता और नीचे वाले में आपको आयोनाइज करने में नाइट्राइट मिल रहा है। सो एक तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया इसका आंसर। दूसरा, जब आप नाइट्राइट यहां पर देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए CONH3 whole 5 और NO2 के जगह हम लिख दें ONO, बिकॉज NO2 कैसा है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर साइड प्रेजेंट है, तो NO2 लिखा है मतलब कि उसमें नाइट्रोजन डोनर है, हम ONO अगर लिख दिए मतलब कि वो ऑक्सीजन डोनर हो गया।
और अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आप क्या करोगे एग्जाम में, आप इसका ये वाला फोटो बनाओगे अपने आंसर शीट में, साथ में इसको लिखोगे और बोलोगे दीज टू आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एज द आयंस फॉर्म्ड ऑन आयोनाइजेशन दे आर डिफरेंट। और फिर आप ये वाला बनाओगे और बोलोगे ये दोनों हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड इन द गिवन कॉम्प्लेक्स NO2। सो NO2 इज नाइट्रोजन डोनर, ONO इज ऑक्सीजन डोनर, सो दीज टू आर लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में, दो तरह का आइसोमेरिज्म यहां आप लोगों को बता दिए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म भी ये कॉम्प्लेक्स शो कर सकता है, और दूसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म भी ये कॉम्प्लेक्स शो कर सकता है। ये दोनों आइसोमेरिज्म ये वाला कॉम्प्लेक्स शो कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते हैं, बहुत सिंपल सा है। मेरे को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है प्रिंटिंग में, इसका एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होगा MnH2O, ये H2O में 6 लिखा होगा, बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट के लिख दिया है बट वो गड़बड़ थोड़ा सा, और यहां पे SO4। सो द नेम विल बी H2O इज एक्टिंग एज लिगेंड, जिसका नाम लिखते हैं एक्वा, सो हेक्सा एक्वा, 6 है H2O, हेक्सा एक्वा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फेट है -2, मैंगनीज विल बी +2, सो हेक्सा एक्वा मैंगनीज, मैंगनीज यानी सेंट्रल मेटल 2 रोमन न्यूमरल्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आयोनाइजेशन स्फीयर का बारी, दैट विल बी राइटिंग एज सल्फेट। सो दिस इज ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, एंड दिस इज द कंप्लीट नेम। सेकेंड पार्ट है why is FeCN6 4- diamagnetic while FeF6 3- is paramagnetic। आप चाहो तो इसका प्रॉपरली एटॉमिक नंबर लिख करके ऑर्बिटल डायग्राम बना करके आप दिखा सकते हो उसको, बट ऑल डिपेंड से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे स्ट्रेट अवे आप ये लिख सकते हो कि यहां पर जो Cn है, Cn- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देता है। ध्यान देना, यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe2+, सब लोग को दिख रहा होगा। Fe2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6। 3d6 का ऑर्बिटल डायग्राम अगर कोई बनाने के लिए कहे तो वो ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा बनेगा Fe2+ का, ठीक है। अब क्योंकि ये Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये यहां पर जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको पेयरिंग करेगा पूरा। मतलब ऐसा नहीं कि आप हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चलो, हुंडसुल को वायोलेट करवाओ और आप इसमें ऐसा कुछ करो। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है ना आपको, तो आप ऐसे भरो, हुंडसुल को वायोलेट करो। SFL में ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन डोनर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। जिस वजह से ये सारा इलेक्ट्रॉन जो डी सबसेल का है वो पेयर्ड हो गया, एंड दिस इज व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। जबकि FeF6 3- में जो फ्लोराइड लिगेंड है, फ्लोराइड, ये है WFL, F- इज WFL। WFL का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड, और इस केस में ये पेयरिंग नहीं होगा, यानी कि जो अनपेयर्ड था वो अनपेयर्ड रह जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड का इतना ताकत, इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करा पाए, और इसीलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। तो आई गेस कि जितना नंबर का भी होगा, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन अगर होगा, तो इस तरह का ऑर्बिटल डायग्राम बना करके और जो स्टेटमेंट आप लोग को हम बोले वो आप वहां पर लिख करके पूरा मार्क्स ले सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखना होगा आपको, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद as Cn- is strong field ligand, so all the unpaired electrons of d subshell in Fe2+ gets paired, but in case of FeF6 3-, F- is weak field ligand, so the unpaired electrons are not paired and it becomes paramagnetic. Out of COF6 3- and COEn 3+, which complex is? 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, चारों में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। हम इस कॉम्प्लेक्स को कह देते हैं A और इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं B, सो दैट कि प्रॉपरली हम वहां पे लिख पाए A और B की कौन कौन सा केस में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देखो COF6 3-, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोराइड, और EN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले आप लोग कहते हैं F- इज वीक फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग नहीं करा पाता है, एंड EN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग करा देता है। तो पैरामैग्नेटिक पूछा तो ऑब्वियसली जो पेयरिंग करा देगा
वो तो पैरामैग्नेटिज्म कम कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, ये पेयरिंग नहीं करा पा रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जिसमें पेयरिंग नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक। सेकेंड, मोर स्टेबल। ध्यान रखना, WFL और SFL में SFL जहां पे होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कंपाउंड बी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो पेयरिंग करा देता है, मतलब कि उसका वेकेंट ऑर्बिटल अंदर की ओर खाली हो जाता है। आप पेयरिंग करा दिए तो उसका ऑर्बिटल को आप खाली कर दिए, आप इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिए। अंदर भेजने का मतलब है आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में लिखते हैं हम लोग DsP2, D2sp3, दीज आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और sp3 या sp3d2 दीज आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें पेयरिंग होगा वो बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और पेयरिंग किसमें होगा? SFL में। सो SFL विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली अगर पेयरिंग कर दिया कोई तो स्पिन तो कम हो गया। स्पिन ज्यादा कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और वो कब होता है? जब WFL होता है, यानी कि इस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WFL। Write the state of hybridization and IUPAC name of this compound COF6 3-। सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिख देते हैं COF6 3- का। इसका नाम हो जाएगा हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट। अब आप बोलेंगे सर कोबाल्टेट क्यों लिखे? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये एक एनायन है, और जब भी एनायन होता है तो जो सेंट्रल मेटल होता है उसका लैटिन नेम जो कि इसका कोबाल्टी है, और लास्ट में सफिक्स लगाते हैं 8, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट। बिकॉज एनायन है इसलिए कोबाल्टेट। अगर वो कैटायन होता तो कोबाल्ट ही लिखते सिर्फ। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन सेटअप निकालोगे 3 निकल के आएगा, कोबाल्टेट 3। और क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में दिया हुआ तो लास्ट में आयन लिख देंगे, इसमें आयनेशन स्फीयर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट IUPAC नेम। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप का हम लोग को बात करना है। सी, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज आर्गन 18, 4s2 एंड 3d7। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट CO3+ इन दिस केस, यानी कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो विल राइट आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, सो 3d6। ऐसा हो गया। अब 3d6 का जब ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे तो वो ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया 3d6 का स्ट्रक्चर। इसके बगल में 4s अब खाली हो चुका है, उसके बगल में 4p खाली है बिल्कुल, और उसके बगल में 4d बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसा है। अब यहां पे लिगेंड कौन है? तो लिगेंड है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग नहीं करा पाता है। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्डिंग होता है पेयरिंग करा देता है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको वो पेयरिंग करा देता अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, बट क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगा। चुपचाप से फ्लोराइड जाएगा और जा करके इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चालू करेगा। तो 6 फ्लोराइड है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 1 s इन्वॉल्व है, 3 p इन्वॉल्व है और 2 d इन्वॉल्व है। सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्ली आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। सारे एरो के ऊपर F- लिखेंगे ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ में आए, और एक लाइन मेंशन भी करेंगे एज F- इज WFL वीक फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d सबशेल डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और sp3 हो या D2sp3 हो, उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये तीनों पार्ट का आंसर हो गया। IUPAC नेम लिख दिए, हाइब्रिडाइजेशन बता दिए और शेप बता दिए, और एक्सप्लेनेशन भी आप एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे टू गेट ए फुल मार्क्स। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। पहला है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। सी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, टेट्राहेड्रल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, sp3 का मतलब क्या हुआ कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं है, मतलब कि d में घुस करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, ये बाहर बाहर से s से बना करके निकल गया। और बाहर बाहर से बनाने का मतलब है कि ये जो d का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पेयरिंग नहीं कर पाया, पेयरिंग नहीं कर पाया। और पेयरिंग अगर नहीं हुआ मतलब कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। तो
टेट्राहेड्रल के साथ कुछ कुछ चीज एसोसिएटेड हो जाता है। जैसे एक हो जाता है कि ये तो हम लोग को दिख ही रहा है कि आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल पहला बात है। दूसरा है कि इसमें हाई स्पिन है, हाई स्पिन है मतलब कि वो पेयरिंग नहीं कर पाया, अगर पेयरिंग नहीं कर पाया मतलब कि स्पिन ज्यादा रह गया। और तीसरा है कि इसका पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जनरल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस विल बी देयर, पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व, देखो यहां पे रेयरली ऑब्जर्व लिखा है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट जनरल बात है। तो ठीक बात है, बिकॉज टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है, तो लो स्पिन जनरली नहीं होता है। अच्छा एक और बात, जब हाई स्पिन का हम लोग बात कर रहे हैं मतलब कि इसमें पेयरिंग नहीं होना है ना, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं होना है। पेयरिंग नहीं होने का मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट यही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है ये कम है, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। और पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो यहां पे लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अगर ये उल्टा हो जाता ना कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो जाता तो फिर हम लोग पेयर कर देते, अरे जिसमें एनर्जी कम लगेगा वो काम करेंगे। तो इस केस में एनर्जी कह रहा है कि कम लग रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, सही बात, तभी तो पेयर नहीं कर रहे, और पेयर नहीं कर रहे तभी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो टेट्राहेड्रल वाले केस में ये लाइन बिल्कुल सही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।